भारतीय संविधान के 10th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 11th वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया जाना है, जिसका कंसेप्ट वही है जो इसके पहले मैंने वीडियो लेक्चर दिया था। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के संबंध में बताया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37, और मुझे नहीं लगता है कि पुनः मुझे ये बताना है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। फिर भी शायद आप में से किसी ने वो वीडियो लेक्चर न देखा हो, बता देता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्वों से तात्पर्य एक ऐसे तत्वों से है, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रूल से है, जिसके संबंध में भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक राज्य प्रमुख को यह आह्वान किया गया है कि यदि आप अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर कर देखना चाहते हैं तो इन सभी नियमों का पालन कराएं, इन सभी नीतियों का प्रयोग कराएं। इन सभी नीतियों के तहत यदि आप अपने राज्य की व्यवस्था चलाते हैं तो डेफिनेटली आपका राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा, और जो भारत में सर्वगुण संपन्न होगा, सबसे ऊंचा होगा, आपके राज्य के बराबर किसी दूसरे राज्य का दर्जा नहीं हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताई हुई सभी नीतियों का पालन राज्य प्रमुख द्वारा अपने राज्य में किया जाए। इन नीतियों के संबंध में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मीनिंग बता दिया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बता दिया था, और 1 से लेकर 7 तक की नीतियां बता दी थी। आज मेरे द्वारा 8 से लेकर 17 तक की इन नीति निर्देशक तत्वों को बताया जाना है। तो विद्यार्थियों 1 बाय 1 करके मैं इलेबोरेट करता हूं। 8th, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, वर्कों का भागीदारी होना, कामगारों का भागीदारी होना। कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बेनिफिट फॉर SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ सुविधाएं। पब्लिक हेल्थ, राज्य में लोगों की यानी जो जन है, जो नागरिक है आपके राज्य में, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित संगठनों का निर्माण करना। प्रोटेक्ट टू एनवायरमेंट, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करना। प्रोटेक्ट टू मोन्यूमेंट प्लेस ETC, यानी कि कुछ स्मारक, कुछ स्थान इत्यादियों की सुरक्षा करना। सेपरेशन एग्जीक्यूटिव पावर से जुडिशरी पावर। पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सबसे फर्स्ट लेते हैं 8th नंबर, पार्टिसिपेशन बाय वर्कर। कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति अगर कार्य करती है तो उसमें कुछ लोगों का भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है, और बिना कामगारों के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए कामगारों का भागीदार होना अत्यंत आवश्यक है। 9, कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रमुख को यह व्यवस्था करना चाहिए कि उस राज्य के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही भावी भविष्य का एक परिचालक होता है, और बच्चे ही आने वाले दौर में भविष्य निर्माण करते हैं। यानी ये कह सके, अगर हम कुछ शब्दों में कहें तो आने वाला भविष्य जो है वो पूरी तरह बच्चों की शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर आज के बच्चे शिक्षित होंगे तो कल का भविष्य हमारा सुरक्षित होगा। 10, बेनिफिट फॉर SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ लाभदायक व्यवस्थाएं करना चाहिए। 11, पब्लिक हेल्थ, नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई कार्य ऐसे किए जाना चाहिए जिससे कि भी नागरिकों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, और यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो राज्य स्वस्थ रहेगा और राज्य दिनों दिन उन्नति प्राप्त करता रहेगा। 12, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और 70% जनता यहाँ कृषि है। जब 70% जनता यहाँ कृषि का कार्य करते हैं यानी किसान है, तो उनके द्वारा किया गया उत्पादन उनके लिए और बाकी शहरी निवास जो कर रहे हैं लोग, उनके लिए कार्य
में आता है, ऐसी स्थिति में अगर कृषि धीरे धीरे कम हो जाएगी तो ये बात निश्चित है कि भारत में किसी एक राज्य में नहीं बल्कि समूचे भारत में अन्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें सदैव कृषि को प्रोत्साहित करते रहना है और कृषि के क्षेत्र में नए नए संगठन बनाना है, नई नई स्कीमें लाना है, जिससे कभी भी कोई किसान भाई उदास ना हो और कृषि पीछे ना जाए। 13 प्रोटेक्ट टू एनवायरमेंट। अभी मैंने बताया था कि प्रत्येक राज्य प्रमुख को राज्य में सभी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए कई सारी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे पर्यावरण। अगर पर्यावरण दुरुस्त होगा, अगर पर्यावरण स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ होंगे, और अगर जहर पर्यावरण में घुल जाएगा तो डेफिनेटली हम स्वस्थ कहां से होंगे। जिस तरह, जैसा कि विद्यार्थी आप देख रहे हैं, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना जैसा एक वायरस फैल रहा है, तो शायद मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कोरोना का वायरस हवा में फैल जाता है। कैसे? जब एक व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो बताते हैं 2 मीटर तक वो वायरस फैल जाता है। तो जब ऐसी चीजें हवा में फैल जाएंगी, पर्यावरण में मिल जाएंगी, तो हम स्वस्थ कहां से रहेंगे। तो राज्य सरकार को ये व्यवस्था करते रहना चाहिए, सदैव अपनी नीतियों का अनुसरण करता रहना चाहिए कि हमारे यहाँ स्वस्थ पर्यावरण है या नहीं। अगर स्वस्थ पर्यावरण नहीं है तो लोगों के स्वस्थ होने की बात ही नहीं उठती। 14 यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता की व्यवस्था होना चाहिए। समान नागरिक संहिता यानी सबके लिए एक जैसे कानून। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कानून रिच फैमिली के लिए अलग हो, पुअर फैमिली के लिए अलग हो, शासकीय लोगों के लिए अलग हो, प्राइवेट लोगों के लिए अलग हो। तो समान नागरिक संहिता यानी कानून एक हो, और जिस व्यक्ति के खिलाफ कानून बात करे उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। 15 प्रोटेक्शन टू मोन्यूमेंट, प्लेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रत्येक व्यक्ति को हमें ये आह्वानित करना चाहिए, राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य में बने हुए स्मारक, स्थान इत्यादि की सुरक्षा करे और लोगों से आह्वान करे कि ऐसे स्मारक और ऐसे स्थानों को जो ऐतिहासिक धरोहर है, हिस्टोरिकल प्लेस है या मोन्यूमेंट है, उन्हें क्षति न पहुंचाए, उनका नुकसान न करें। 16 सेपरेशन। ये बहुत काम की बात है, इसे ध्यान से समझ लें आप। हालांकि मैं कम शब्दों में ही समझा रहा हूं सारी बातें। सेपरेशन से तात्पर्य पृथक्करण। लेकिन किस चीज से पृथक होने की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक होने की। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, अगर मैं ये कहूं कि आप में से किसी एक विद्यार्थी को मैं जिम्मेदारी देता हूं कि आप ही जज बन जाओ और आप ही कलेक्टर। मान लीजिए जब आप डाइस पर बैठकर यानी तहसील में बैठकर जिलाधीश के रूप में काम कर रहे हैं और आपके पास कोई मामला आता है और उस मामले में आपने फैसला दे दिया, पक्ष में या विपक्ष में, और आपने जो फैसला दिया उससे आवेदक खुश नहीं हुआ, उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ और उसने न्यायालय में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी कि साहब कलेक्टर महोदय ने यह आदेश दिया है लेकिन मैं इस आदेश से खुश नहीं हूं, तो कृपया आप मेरे साथ न्याय करें। लेकिन वो आवेदक क्या देखता है कि जिन कलेक्टर महोदय के सामने मैंने आवेदन दिया था, जिनने आदेश दिया था, जिनकी अपील मैंने आज न्यायालय में न्यायाधीश महोदय के सामने की है, और न्यायाधीश की कुर्सी पर जो बैठे हैं ये तो वही कलेक्टर साहब है। तो क्या आपने जो फैसला दिया है उस फैसले को आप स्वयं पलटेंगे? नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा कही हुई बात को कभी भी गलत नहीं कहेगा। अगर कोई व्यक्ति ये कह चुका है कि 2 और 2 4 होते हैं तो वो 2 और 2 5 नहीं कहेगा, और अगर वो कह चुका है कि 2 और 2 5 होते हैं तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि 2 और 2 5 नहीं 4 होते हैं, क्योंकि स्वयं अपनी गलती कोई नहीं मानेगा। तो जब कलेक्टर की पावर और जज की पावर एक ही व्यक्ति में निहित हो तो डेफिनेटली ये तो कुशासन हो गया। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जाओ कर दो अपील, कहां करोगे? कोर्ट में अपील करोगे, कोर्ट में भी हम मिलेंगे। जज साहब कह रहे हैं कलेक्टर साहब से शिकायत करोगे, हम ही कलेक्टर हैं, हम ही जज हैं।
तो ऐसी स्थिति में इट मस्ट बी कंपल्सरी सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा बनाए रखना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है। अगर राज्य में राज्य प्रमुख शांति और सुरक्षा नहीं बना रख सकते हैं, अगर शांति और सुरक्षा को नियमित रूप से बनाए रखना संभव नहीं है, तो ये मान लीजिए कि राज्य पर शासन करना और राज्य को आगे बढ़ाना भी संभव नहीं है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।